नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं हिना आपके साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखा पत्र। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, अंतर राज्य और राज्य के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध। प्रतिबंध से आर्थिक गतिविधियों में आ रही थी बाधा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की तबलीगी जमात के विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर। तल्ख टिप्पणी में कहा, राजनीतिक सत्ता महामारी के वक्त बलि का बकरा बनाने की करती है कोशिश। मीडिया ने दुष्प्रचार कर गलत तस्वीर पेश की। दर्द से तड़प रही बच्ची का गुना के जिला अस्पताल में नहीं हो पाया इलाज। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर जताई चिंता। बच्ची का इलाज कराने का किया ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड की 25 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। नई आवासीय योजनाओं में शिक्षकों और सुरक्षा प्रहरियों के लिए अलग से आवास योजनाएं शामिल। 5 नई मार्केट भी बनाए जाने के प्रस्ताव। और एक्टर सुशांत राजपूत केस में सीबीआई ने तेज की जांच। फॉरेंसिक टीम के साथ बांद्रा में सुशांत सिंह के घर जांच में जुटी है टीम। नीरज और सिद्धार्थ को भी लाई है साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुना जिले की एक खबर ट्वीट करते हुए कहा है कि गुना जिले अस्पताल में यदि ये हालात हैं तो हम सब के लिए चिंता का विषय है। यदि इस बच्ची के माता पिता चाहें तो भोपाल में मेरे कार्यालय में संपर्क करें, मैं इलाज करवाऊंगा। दिग्विजय सिंह ने एक दूसरे ट्वीट को कोट किया है जिसमें लिखा है कि बच्ची के सिर में कीड़े पड़ गए हैं। बच्ची दिन रात तड़प तड़प कर रोती रहती है जिसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब परिवार है। एमपी गुना जिले के सरकारी अस्पताल में सर्जिकल वार्ड बेड नंबर 3 पर थी। प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। कृपया मदद करें। इस ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह ने बच्ची का इलाज कराने की बात कही। तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है जिसमें गुना जिला अस्पताल जो है उसकी व्यवस्थाएं जो हैं उनके बारे में बताया है, उनके बारे में चिंता जाहिर की है दिग्विजय सिंह ने और बताया कि किस तरह से वहां एक बच्ची का जिसके सिर में कीड़े पड़ गए हैं उसका इलाज नहीं हो पाया है और इसकी पूरी जिम्मेदारी अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ले ली है कि वो अब इस बच्ची का इलाज खुद कराएंगे। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र 21 सितंबर से शुरू होगा। सत्र 23 सितंबर तक चलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन ने सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। विधानसभा की तरफ से सत्र की अधिसूचना भी जारी हो गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के मुताबिक 3 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 3 बैठकें होंगी जिसमें अहम शासकीय विधि और वित्त से जुड़े मामले निपटाए जाएंगे। बता दें कि पिछला बजट सत्र कोरोना संक्रमण की वजह से रद्द किया गया था। दरअसल विधानसभा का आखिरी सत्र 24 मार्च को था और नियम के मुताबिक 6 महीने में सत्र बुलाना जरूरी है, जिसे देखते हुए अब 21 से 23 सितंबर तक विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर पर अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने हालात को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक कर हालात की समीक्षा की जाए। ज्यादा बारिश वाले जिलों में जरूरी राहत कार्य किए जाएं। सीएम ने जिला मुख्यालय में आपदा नियंत्रण केंद्र को 24 घंटे सक्रिय रखने को कहा है। साथ ही नर्मदा घाटी विकास द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क में रहने को कहा गया है। बाढ़ के हालात में आपदा राहत के लिए सभी उपयोगी उपकरण, खोज और बचाव दल को पूरी तरह मुस्तैद रहने को कहा गया है। सीएम ने सभी जिला कलेक्टरों को एक दूसरे के संपर्क में रहने को कहा है। साथ ही जिन इलाकों में जल भराव की स्थिति हो वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने को कहा गया है। सीएम ने राहत शिविरों में लोगों के रहने और खाने पीने के जरूरी इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं।
एक उच्च स्तरीय बैठक करके सभी आवश्यक निर्देश मैंने दे दिए हैं। एक तो कंट्रोल रूम मध्य प्रदेश का तो भोपाल में 24/7 काम करेगा, लेकिन हर जिले में बाढ़ आपदा नियंत्रण हमारी टीम बनी है, तो वहाँ भी कंट्रोल रूम 24 घंटे खुले रहेंगे, काम करेंगे। सारे कलेक्टर्स को निर्देशित कर दिया गया है कि वो स्थिति पर सतत नज़र रखें। पूर्व कमलनाथ ने जल भराव से लोगों को राहत देने के लिए सरकार से जरूरी कदम उठाने की मांग की है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कई निचले हिस्सों में पानी भर गया है। जल भराव से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डूब क्षेत्र में जाने वाले निचले इलाकों में तत्काल राहत और बचाव के काम शुरू करवाएं। वहां रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। खतरे वाली जगहों पर जाने पर रोक लगाई जाए और सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ गया है। इटारसी स्थित तवा डैम में पानी बढ़ने से इसके 5 गेट सुबह खोल दिए गए। गेट खोलने से करीब 40,000 क्यूसेक पानी तेजी से नर्मदा में जाएगा। इसके चलते आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इस साल मॉनसून में ये पहला मौका है जब डैम के गेट खोले गए हैं। डैम के गेट खोलने से आसपास का नज़ारा दर्शनीय हो गया है। डैम से निकलने वाले जल प्रताप को देखने के लिए आसपास के इलाकों से लोग तवा डैम पहुंच रहे हैं। शिवराज सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गोपाल भार्गव ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि गोपाल भार्गव ने अपने परिवार और नज़दीकी स्टाफ का कोविड टेस्ट एंटीजन टेस्ट किट के जरिए कराया, जिसमें उनकी शुरुआती रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भार्गव ने ट्वीट कर बताया कि उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और एहतियात के तौर पर वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। साथ ही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने और होम क्वारंटीन होने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नरसिंहपुर में गोटे गांव के परमहंसी गंग आश्रम पहुंचे। यहां शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के 97वें जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने पूज्य शंकराचार्य जी की चरण पादुका का पूजन अर्चन कर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान राम हमारे आस्था के प्रतीक है और इसीलिए नरसिम्हा राव जी ने रामालय ट्रस्ट का गठन किया था, जिसमें कि सभी पीठों के शंकराचार्य, रामानंदी संप्रदाय के सभी प्रमुख और सभी महामंडलेश्वर, उनको उसमें रामालय ट्रस्ट में रखा गया था, जो कि आज भी कायम है। उचित तो ये होता कि जिन लोगों ने अदालत में लड़ाई लड़ी, प्रमाण प्रस्तुत किए, तथ्य प्रस्तुत किए, उनको ही इसमें विशेष तौर पर जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। आतंकियों को पालने पोसने की वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा झेल रहे पाकिस्तान ने 88 आतंकियों पर बैन लगा दिया है। यह आतंकी IS, अल-कायदा, तालिबान समेत कई संगठनों के हैं। ये फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है, पाकिस्तान ने जिन आतंकियों पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें जमात-उद-दावा का हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद के मसूद अजहर और ज़कीउर रहमान जैसे आतंकी भी शामिल हैं। FATF की अगली आम सभा अक्टूबर में होनी है, जिसमें ग्रे लिस्ट में पड़े पाकिस्तान के भविष्य पर विचार होगा।
अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के मामले में सुशांत की बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला ने बड़ा बयान दिया है। सुशांत की पड़ोसी महिला ने बताया है कि 13 जून की रात 10:30 बजे से रात 10:45 के बीच सुशांत के घर की सभी लाइट बंद हो गई थी। महिला का कहना है कि सिर्फ किचन की लाइट ही उस दिन जल रही थी। महिला के मुताबिक उस दिन सुशांत के घर में कोई पार्टी नहीं हो रही थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर कानून व्यवस्था, कोरोना और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और योगी सरकार को घेर रहे हैं। विधायकों ने हाथों में तख्तियां, बैनर ले रखे हैं जिन पर लिखा है कानून व्यवस्था ध्वस्त, योगी बाबा मस्त, उत्तर प्रदेश से कोरोना बेहाल, कुछ शर्म करो योगी सरकार, किसानों पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे लिखे थे। विधायकों ने डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग भी की है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, योगी बाबा मस्त हैं। महिलाएं, बेटियों की असमत सुरक्षित नहीं है। जिस तरह जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। लोकतंत्र में सरकार लगातार जिस तरह लोगों को जेल भेजने का काम करे, सामाजिक नैतिक लोगों को, डॉक्टर कफील खान को फर्जी तरीके से जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया। इन तमाम विषयों पर हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार लगातार इस चर्चा से भाग रही। उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध लगातार बढ़ते चले। दलितों के मामले में, पिछड़े के मामले में, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सरकार असफल है और जवाब देने को तैयार नहीं। आज नियम 56 में हमने माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष नोटिस भी दिए कि इस पे चर्चा कराए। सरकार को मायना दिखाना चाहते हैं, पर आज यहाँ हम बैठे और सदन के अंदर भी हम सरकार को घेरेंगे। भारत ने चीन को एक और झटका दिया है। 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की निविदा को रद्द कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने ये जानकारी दी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि वो हफ्ते के अंदर नई निविदा जारी करेगा और केंद्र के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को तरजीह दी जाएगी। भारत सरकार की तरफ से निविदा रद्द किए जाने का कदम चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 44 हाई स्पीड ट्रेन की सप्लाई के लिए 6 दावेदारों में चीनी संयुक्त उद्यम CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अकेली विदेशी बोलीदाता के रूप में उभरी थी। रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की निविदा रद्द कर दी गई है। नई निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी जिसमें मेक इन इंडिया को वरीयता दी जाएगी। CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड चीन की CRRC योंगी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और गुरुग्राम में कंपनी पायनियर FIL मेड प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। आर्थिक मंदी के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस साल अप्रैल-जुलाई के बीच चीन में भारत के निर्यात में करीब 31% का इजाफा हुआ है। चीन में भारत का निर्यात अप्रैल-जुलाई 2020 के दौरान 31% बढ़कर $7.29 बिलियन हो गया है, जबकि कुल निर्यात में 29.99% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, नीतीश के खिलाफ सड़क पर उतरे LJP कार्यकर्ता। LPU's infrastructure is one of the largest in the country, from huge academic blocks to industry-sponsored labs, dedicated research blocks to a 6-storied library, India's largest auditorium, everything is right in the campus. Think big, lovely professional university. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है।
यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की स्थिति और बेरोजगारी पर सवाल करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार ने छवि सुधारने में सरकारी पैसे का उपयोग किया है। राहुल गांधी ने एक न्यूज़ पोर्टल की खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि हमारे देश में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, चीनी आक्रामकता है, वहीं भारत सरकार करदाताओं का पैसा छवि सुधारने पर लगा रही है। कांग्रेस ने भी कहा है कि सरकार को अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार और रोजगार सृजन के लिए अपनी योजनाओं के बारे में देश को बताना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक रिपोर्ट शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि मोदी सरकार 29 वैश्विक सूचकांकों पर भारत की रैंकिंग में सुधार करने के लिए काम कर रही है और ये चाहती है कि संदेश सभी तक स्पष्ट रूप से पहुंचे। जिन 29 सूचकांकों में मोदी सरकार भारत की रैंकिंग में सुधार करना चाह रही है उनमें प्रेस स्वतंत्रता और आतंकवाद शामिल हैं। देश ने कुछ प्रमुख एजेंसियों द्वारा किए गए आकलन में निराशाजनक रूप से वृद्धि की थी। दरअसल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को 180 देशों में से 142वां स्थान दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवादी सूचकांक रैंकिंग में 163 देशों में भारत 7वें स्थान पर था। GII सूची में भारत 92वें स्थान पर था। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 117 देशों में भारत 102 स्थान पर था। अब खबर बिहार से। पटना गैंगरेप मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आरोपियों की पहचान करके गिरफ्तारी की है। आरोपियों ने महिला के रेप का वीडियो बनाकर वायरल किया था। पुलिस के मुताबिक 45 साल की महिला बाजार से अपने गांव जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने महिला को जबरन पकड़ लिया और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर रेप किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने पूरे मसौड़ी अनुमंडल को मोबिलाइज़ किया और सदर अनुमंडल को मोबिलाइज़ किया। लगभग सभी थानेदार और DSP उस क्षेत्र के मौके पर पहुंचे। मैं और सिटी SP भी पहुंचे थे। लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर उस औरत का वेरिफिकेशन हो गया जिस महिला के साथ उस अपराध की घटित होने की बात उजागर हो रही थी। और उसके बाद तत्काल हम लोगों ने FIR दर्ज किया। कुल 7 अपराधकर्मी थे, युवक थे जिनके द्वारा ये घृणित कार्य किया गया। और इस घटनास्थल का जो PO है वो महिला के गांव के नज़दीक ही है और इन युवकों के गांव के नज़दीक ही है। उस PO को बाद में हम लोगों ने फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया। रात भर लगभग 8 घंटे के अभियान में हम लोगों ने 7 में से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
पटना गैंगरेप के मामले का राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। महिला आयोग के अध्यक्ष दिलमणि देवी ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि एसएसपी पटना से बात कर दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा दिलाने का काम महिला आयोग करेगी। बता दें कि पटना के गोरी चक में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। कि वो महिला जा रही थी, उसको कहा कि चलो तुमको जहाँ जाना है वहाँ तुमको छोड़ देंगे। जहाँ पर पहले से ही 4-5 लड़के को वहाँ पर रखे हुए था और वहाँ ले जाके वो औरत के साथ बहुत गलत किया। वैसे हम एसएसपी से हम बात करेंगे कि जल्द से जल्द वो लड़का सब पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। हम अपने स्तर से भी उसको हम जांच करवाएंगे, एसपी से भी हम जांच करवाएंगे और वो लड़का को गिरफ्तारी करके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। केंद्र में एनडीए की सहयोगी पार्टी एलजेपी ने इन दिनों बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नीतीश सरकार की नौकरी भर्ती नीति और बिहार में छात्रों और बेरोजगारों के साथ हो रही नाइंसाफी को मुद्दा बनाकर एलजेपी के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर गए हैं। पटना के कारगिल चौक पर छात्रों ने भी एलजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम लोग सरकार नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि सारे अपेयरिंग छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने की मौका दिया जाए और विश्वविद्यालय में परीक्षा की डेट को निर्धारित किया जाए, ताकि जो छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो रहे हैं वो तमाम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। यही मांग हम लोग के लगातार चलते रहेंगे। आज हम लोग पटना के कारगिल चौक पर किए हैं। कल पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर छात्र लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले सभी जिला अध्यक्ष को हम लोग निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जिला में इस मांग को उठाए और जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी नीतीश सरकार के खिलाफ मेरा आंदोलन चरणबद्ध चलते रहेगा। बिहार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल फुलवाड़ी जेल से रिहा हो गए हैं। गुंजन पटेल फुलवाड़ी बीपीएससी कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही गुंजन पटेल की रिहाई के लिए युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक बीपीएससी की बहाली का रिजल्ट जल्द से जल्द नहीं निकल जाता तब तक युवा कांग्रेस संघर्ष करता रहेगा। इसके साथ साथ शिक्षकों, खाली पड़े रिक्त पदों के लिए डॉक्टरों और प्रोफेसरों की भी जब तक बहाली नहीं हो जाती तब तक युवा कांग्रेस सड़कों पर और हमारे जितने भी विधायक हैं सदन में संघर्ष करते रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकारी योजनाओं में बंदर बांट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। 65 साल की एक बुजुर्ग महिला को 13 महीने में 8 बच्चे हो गए। मेडिकल साइंस के लिए ये असंभव है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आड़ में इसे कागज पर सच कर दिखाया है। सारा खेल प्रोत्साहन राशि हड़पने का है। मामला मुशहरी प्रखंड के एक गांव की 4 महिलाओं के खाते में प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की गई है। इन महिलाओं में 3 की उम्र 65 साल से अधिक है। कहा जा रहा है कि एक महिला का सबसे छोटा बेटा 20 साल का है। स्वास्थ्य विभाग उसके खाते में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बच्चे को सरकारी अस्पताल में जन्म देने पर मिलने वाली 1400 की राशि भेज रहा था, जबकि पिछले 20 वर्षों में उस महिला ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। अब तो वो वृद्धावस्था में पेंशन का लाभ ले रही है। इतना ही नहीं, महिला के खाते में 13 महीने के भीतर 8 बार राशि भेजी गई है, लेकिन महिला को एक बार भी अकाउंट में आए पैसे नहीं मिले। पैसा आने के अगले दिन ही बिचौलिए पैसे निकाल ले रहे थे। अब मामले की जांच के लिए डीएम ने 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। डीएम का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान छिड़ गया है। पहले आरजेडी के दलित नेताओं ने पटना में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार के दलित प्रेम को निशाने पर लिया, तो अब जेडीयू के दलित नेता मंत्री उसे चुनौती देने मैदान में उतर आए। एक साथ नीतीश सरकार के 4 मंत्री अशोक चौधरी, संतोष निराला, महेश्वर हजारी और रमेश ऋषि ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी पर हमला बोला।
मंत्रियों ने दावा किया कि बिहार में दलित समाज के लोग नीतीश सरकार के साथ हैं और इस बार विधानसभा में 200 सीट से ऊपर हम जीतेंगे। दलितों पे जो अत्याचार के जो पहले आंकड़े हैं, 15 वर्ष का आप कार्यकाल देखिए किस तरह से इस प्रदेश में नरसंहार हुए दलितों पर, और नीतीश कुमार के 15 वर्ष के कार्यकाल को देखिए कितने क्या हुआ इन 15 वर्ष के कार्यकाल। इसलिए आंकड़े अगर आप देखिएगा, आंकड़ों में कमी आई है, आंकड़ों में कमी आई है, दलितों के अत्याचारों पर कमी आई है, दलितों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल किया गया है। तो आरक्षण देके वैसे पदों पर आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने दलितों को बैठाने का काम किया और सम्मान देने का काम किया। कुछ लोग कहते हैं दलित का निरादर हुआ। मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 वर्षों तक सबसे प्रतिष्ठित पद जो स्पीकर का होता है उन्होंने दलित समाज को देने का काम किया। उसी तरह से जब कुर्सी देने का काम हुआ तो सबसे ज्यादा दलित समाज में भी जो सबसे पिछड़ा हुआ है महादलित समाज के लोग, उनको मुख्यमंत्री कुर्सी देने का काम किया। मैं समझता हूं कि दलित में फायदा ले लेने से कोई दलित का नेता नहीं हो जाता है। दलित समाज के लिए जो काम करता है वही दलित का सबसे बड़ा नेता होता है। पटना में बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को शुरू हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और कई केंद्रीय मंत्री समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बिहार चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी और इस संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को किसान विरोधी बताया। जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों के नाम पर सरकार को गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मौन क्यों हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया अब किसान विरोधियों के साथ क्यों बैठे हैं? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।